हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। तो आपका चैप्टर 1 हो चुका है, आपका चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 2 के अंदर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज हम फिर से चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो भी काम का ही चैप्टर है, पर चैप्टर 3 के जितना नहीं। चैप्टर 3 को अगर आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा चैप्टर 4 के लिए। ठीक है? तो आज हमें चैप्टर 2 जो स्टार्ट करना है, या तो उसमें जो हमने किया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला वगैरह, उससे उस बात को आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं फिर से चैप्टर 2 से थोड़ा सा आगे का पोर्शन। ठीक है? तो देखिए, चैप्टर 2 जो है उसके अंदर हमने डायमेंशनल फार्मूला जो है वो देखे हैं। डायमेंशनल फार्मूला यानी कोई भी क्वांटिटी को हम डायमेंशंस के फॉर्म में डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल से मैं बात करूं कि वेलोसिटी, तो कि वेलोसिटी यानी एक क्वांटिटी है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। तो वेलोसिटी के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी का आपको पता होना जरूरी है? तो कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि एक स्कूटर का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाजू में एक कार है, उसका स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाजू में एक बस है, उसका भी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो तीनों के तीनों व्हीकल एक साथ ही जा सकते हैं। उससे स्कूटर का, कार का या बस का मास जो है वो मैटर करता नहीं है। सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद वेलोसिटी, तो वहां पे उसके मास का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये हमें पता चलता है वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला से, कौन कौन से डायमेंशंस के ऊपर वो चीजें काम करती है। दूसरा, जैसे कि अगर हम कहते हैं अभी जैसे बताया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या? सम बेसिक मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी मतलब क्या? तो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब तक आप शुरू शुरू के टाइम में जितना ये बेसिक लेवल पे जाओगे, अगर आपने आगे के 2 वीडियो देखे हैं, तो उन 2 वीडियो के अंदर हमने उसी के ऊपर फोकस करवाया है कि अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बजाय बेसिक फॉर्मूला के ऊपर जितना फोकस करेंगे, उतना आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना इजी हो जाएगा। और ये अभी इसी मोमेंट पे, मतलब 11th स्टैंडर्ड में ही ये कैसे बनाना है वो सीख लेना चाहिए। जनरली जो लोग नहीं सीखते हैं, वो 11th और पूरा 12th और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जहां डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन आए, उसको जनरली वो इग्नोर ही कर देते हैं। क्यों? तो कि वो ट्राई करते हैं कि वो याद रह जाए। तो यहाँ ट्राई नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसको समझना है कि कैसे वो आप समझ सकते हैं, या तो कैसे आप उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट हाउ टू डिराइव इट। जितना आप डिराइव करने का समझेंगे उतना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो देखिए, जैसे कि ये चैप्टर 2 है। अब हमारा माइंडसेट कैसा होता है पता है? कि हमने 10th तक जैसा पढ़ा है ना, वैसा ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, या तो दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसा पढ़ते हैं हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। पर फिजिक्स अपनी ओर से होता है, बाकी के सब्जेक्ट्स अपनी ओर से होते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 की मैं बात करूँ ना, तो जैसे मैं पढ़ा हूँ ना, तो हमने चैप्टर 2, चलो ये पहला क्वेश्चन, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, ओके, जहां पे फ्रीडम हम ले सकते हैं वहीं पे हम फ्रीडम लेते हैं। 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर ही फर्स्ट होना चाहिए। अगर फर्स्ट चैप्टर का एक लेक्चर भी मिस होता है, तो आप दूसरे लेक्चर में बैठ ही नहीं सकते, मतलब आप समझ ही नहीं पाते। क्यों? तो कि वहां सब कुछ सीक्वेंस में है। 11th के स्टार्टिंग में ऐसा सीक्वेंस नहीं दिया है, पर चैप्टर 3 स्टार्ट करो तो फर्स्ट लेक्चर को स्किप करके सेकंड लेक्चर में नहीं जा सकते, ताकि वहां पे सीक्वेंस है चैप्टर 3 के अपने आप में। पर चैप्टर 2 ऐसा है जहां पे हम थोड़ा आगे पीछे अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से खेल सकते हैं, मजा ले सकते हैं, ताकि हर एक टॉपिक का अपना अपना इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो चैप्टर 2 के अंदर पहले जो 2 पॉइंट है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो उसका आइडिया ले लिया। फंडामेंटल मतलब क्या? तो कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, करंट, उसके बाद थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। उसके यूनिट्स वो फंडामेंटल यूनिट्स बन गए। डिराइव्ड क्वांटिटी यानी जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी मिलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, एक्सेलरेशन मिलता है वेलोसिटी अपॉन टाइम से,
फोर्स मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन से, वो सभी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी बन गई। वैसे वो 7 को छोड़कर जितनी भी है सभी की सभी डिराइव्ड ही है, उसके यूनिट्स वो डिराइव्ड यूनिट्स है। तो ये पढ़ने वाला क्वेश्चन हुआ। अब अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से अच्छी तरह से दिमाग में एक कोने में अच्छी तरह से फिट कर दीजिए कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस, फिजिक्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, एक बार पढ़ लिया मोर देन इनफ। ओके, अगर आप में से किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो तो क्या वो आर्टिकल आप बार बार रिपीट करते रहते हो? ओके, आज ये हुआ, अरे नहीं, एक बार पढ़ लिया मोर देन इनफ है, इंफॉर्मेशन मिल गया। ओके, आज इंडिया में ऐसा हुआ, ओके हुआ तो हुआ। ओके, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन टाइम रीड। तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको एक बार पढ़ना होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बार पढ़ो ना सीधा दिमाग में आ ही जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़कर समझना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर 3 में ज्यादा मिल रहे थे कि पढ़ना भी है और समझना भी है। जैसे कि कोई क्वांटिटी का डेफिनेशन है तो पढ़कर समझना है, पर कुछ क्वांटिटी की डेफिनेशंस ऐसी थी कि पढ़ना है, समझना है और उसके बाद याद भी रखना है, ताकि वो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है, उसका अंडरस्टैंडिंग है वो काम का रहता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़कर समझना ही था, उसको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना था। पर जो अभी बताया, कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं और एग्जाम के लिए याद भी रखने हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने वाला क्वेश्चन, एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं और वो आइडिया धीरे 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 हर एक स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाता है। और ये पूरा का पूरा आप 11th-12th में यही जर्नी आप जितना अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेंगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा लिखा दिया है, व्हाट इज द फिजिकल यूनिट, राइट इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दैट्स अ फिजिकल यूनिट और द स्टैंडर्ड दैट मस्ट मीट। मतलब कैसा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, उसका यूनिट कैसा होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर मान लो मैं कोई भी ग्रोसर शॉप पे वहां पे गया एंड इफ आई आस्क 1 kg शुगर, ओके, तो 1 kg, अगर मैं कोई भी शॉप पे जाऊं तो क्या वहां पे 1 kg प्लस माइनस हो सकता है? तो क्या नहीं, 1 kg इट मीन्स 1 kg, इट मीन्स 1000 ग्राम। कोई भी शॉप पे आप जाओ तो 1 kg जितना ही होना चाहिए। इट मीन्स दैट शुड बी स्टैंडर्ड। कहीं से भी आप लो, आपको एक ही अमाउंट में, एक ही क्वांटिटी में मिलना चाहिए। ओके, तो ये एक पढ़ने वाला था, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा है। आप सिंपल से कोई सब्जी वाले के पास भी जाओ ना तो भी पता चल जाता है कि हर कोई वो 1 kg का वेट यूज करता है ना, तो हर एक के पास सेम जैसा ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। इसका 1 kg छोटा है, इसका 1 kg बड़ा है, इसका 500 ग्राम बहुत बड़ा था, इसका 500 ग्राम बहुत, ऐसा नहीं होता है। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने वाली कैटेगरी में आया। इसमें एग्जैक्टली समझने जैसा, तो क्या एग्जैक्टली समझने जैसा कुछ नहीं, इट इज अबाउट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस दैट वी कॉल्ड एज ए गूगल टाइप क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन पूछा, उसने दिया, ओके, दिमाग में आ गया। और आप देखोगे ना तो ये एक बार पढ़ लो ना तो भी वो दिमाग से कहीं जाता नहीं। अगर हम चाहे ना कि हम ये भूल जाए तो भी हम नहीं भूलेंगे, अपने को याद ही रह जाता है। Here mentioned the standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind. It's called the physical unit. जैसे कि मुझे मास कहीं पे मेजर करना हो तो मास मेजर किस में होता है, तो क्या किलोग्राम में। अब आप कहीं पे भी कोई भी मास मेजर करने जाओ तो किस में मेजर होगा, किलोग्राम में ही तो होगा, ताकि मास होता किस में है, तो क्या किलोग्राम में। If you think about the length of this pen, you can say that something centimeter, you can say that something millimeter, you can also say that something micrometer, or maybe you can say something kilometer. ओके, डिस्टेंस है तो क्या, हाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ है तो क्या, हाँ लेंथ है। तो लेंथ किस में होता है, तो क्या मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर। वो उसकी प्लस माइनस पावर जो है वो हो सकता है, पर अल्टीमेटली ये लेंथ है, तो लेंथ दैट शुड बी इन मीटर। ओके, 1 मीटर मतलब हर वक्त 1 मीटर एक जैसा ही होना चाहिए। सपोज आपके पास एक सिंपल सा स्केल है, जैसे कि एक स्केल है,
आप सबके पास होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल। कभी आप चेक करिएगा 2-4 लोगों की अलग अलग स्केल लेकर, तो क्या आपको उसमें अलग अलग स्केल, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा दिखता है? तो क्या नहीं, वो एक जैसा ही होता है। हाँ, माइनर माइनर सा डिफरेंस हो सकता है। क्यों? तो कि दैट इज जस्ट अ सिंपल यूज फॉर द स्कूल्स या तो स्कूल स्टूडेंट्स, जहां पे कोई ज्यादा काम नहीं करना, यू वांट टू जस्ट मेक एज अ स्ट्रेट लाइन। पर जो इंस्ट्रूमेंट्स आर्किटेक्ट यूज करते हैं या ऐसे कोई प्रोफेशन वाले यूज करते हैं, तो उसके जो स्केल होते हैं या तो उसके जो एपरेटस, उसके जो अप्लायंसेस होते हैं, वो एक्यूरेट होने चाहिए। वहां पे कोई इधर उधर होना नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बात है, पर सबको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है दैट शुड बी अ वेल डिफाइंड, मतलब 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो ऐसा वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका परफेक्शन होना चाहिए। जैसे कि 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। It should be of convenient size, that is neither too small nor too large in comparison with the measurable physical quantity. Just imagine that कि ये मेरे पास एक पैड है जिसमें मैं लिखता हूँ। ओके, अगर मान लो इसने कहा हुआ है ये 500 ग्राम का है फॉर एग्जाम्पल। इमेजिन दैट कि कोई सब्जी वाला, ये मैंने मान लो बेच दिया, ये भंगार हो गया, मैंने बेच दिया, और कोई सब्जी वाला इसको ऐसे यूज करे 500 ग्राम, तो चलेगा क्या? वहां से कोई सब्जी लेगा तो क्या नहीं लेगा? क्यों? तो क्या ऐसा थोड़ी ना चलता है 500 ग्राम का वेट हो, पर वो कहेगा कि नहीं वो सेम है, फिर भी नहीं चलेगा। ओके, मान लो इसका वेट भी इतना ही है, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? तो कि दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर, वो ऐसा ही परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप कोई भी सब्जी वाले के पास जाओ, अब तो वैसे वो डिजिटल वाले होते हैं, पर वो वे आपने देखे हो तो एक परफेक्ट साइज का, शेप का होना चाहिए। वैसे वो किसने डिफाइन किया? तो के एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसने डिजाइन किया कि भाई वे जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे, वैसे सब्जी वाले तो बेचारे कुछ भी ले लेते, वैसे छोटा पत्थर रख देते हैं या ऐसा, बट इन सम केसेस वो चला लेते हैं। बट अगर वो कोई सब्जी वाला ऐसा है कि हर वक्त वो छोटा बड़ा पत्थर ही रख दे और आपको बोले कि हाँ भैया ये 1 kg है, तो ना तो आपके पापा ना तो आपकी मम्मी जो भी सब्जी लेने जाएगा वो वहां से नेक्स्ट टाइम नहीं लेगा। क्यों? तो कि वो प्रॉपर वेट ही नहीं करता है, कभी कभार कम देता है, कभी कभार ज्यादा देता है। तो ऐसा हर एक यूनिट्स में होना चाहिए, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास वाला हो, चाहे वो टेम्परेचर वाला हो, चाहे वो रेजिस्टेंस मतलब करंट वाला हो, कोई भी हो वो परफेक्ट होना चाहिए। ना तो वो कम होना चाहिए ना तो वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही सही रहेगा। जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, मतलब क्या? तो कि सुबह 1 किलो शुगर लेने जाओ तो कम मिलता है, शाम को लेने जाओ तो ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यूनिट तो यूनिट होता है। जैसे कि काफी बार हमने ऐसा कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है, डे एंड नाइट चेंजेस। ओके, especially in summer and winter, if you notice that summer में days are longer, in winter nights are longer। तो क्या कभी आपको ऐसा क्वेश्चन हुआ कि समर में 24 घंटे नहीं होते, वो शायद थोड़े ज्यादा होते होंगे, विंटर में पता ही नहीं चलता है यार, इतना रात जल्दी हो जाता है, तो शायद वो दिन थोड़ा सा छोटा होता जाता होगा, मतलब 24 घंटे 18 घंटे होते जाते होंगे तो 20 घंटे हो जाएंगे। तो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। A day it means 24 hours. 1 hour it means 60 minutes. 1 minute means 60 seconds. आप कहीं पे भी जाओ, if we are in the time zone, if we are in the time frame, अगर कोई कहता है कि सर यहाँ और अमेरिका में टाइम डिफरेंस है, ओके 10 घंटा 12 घंटा वॉट एवर, वहां पे 1 घंटा मतलब कितना सेकंड्स और कितना मिनट्स? 1 hour मीन्स 60 मिनट्स, यहाँ पे भी और वहां पे भी। हाँ बरोबर है। सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा कितना मिनट्स? 60 मिनट्स। हाँ, अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं, दैट सम स्टूडेंट्स मे बी नोटिस, अगर उसने 10th में बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड में किया हो, तो शायद आपका वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि जितना काम सुबह जल्दी उठकर होता है, तो जितना काम रात को होता है उतना काम पूरे दिन में नहीं होता है। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एग्जैक्टली सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे मतलब 1 hour, दैट इज 60 मिनट। दोपहर के 4 बजे से लेकर 5 बजे, दैट इज ऑल्सो
1 hour and that is also 60 minutes. मतलब वहाँ कभी कोई कम ज्यादा नहीं होता है. साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है. सुबह 4 बजे कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है आपको? तो कि नहीं होता है. आजू बाजू से कोई आवाजें आती है तो कि नहीं आती है. हाँ, वो कुत्ते वाली आवाज बरोबर है. ओके, वो भौंकता रहता है, वो अलग बात है. ओके, बट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा काम कर पाया या वगैरह वगैरह. तो यूनिट कैसे होनी चाहिए? तो कि कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर जगह पे सेम होना चाहिए, उसका परफेक्ट डेफिनेशन है तो परफेक्ट डिफाइंड होना चाहिए. ओके, दैट नॉट चेंज विद द टाइम. और उसका रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन मतलब क्या? तो कि वो परफेक्ट रिप्लिकेट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे तो 7-8 पॉइंट दिए हैं. इट्स इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब 1 kg का वेट है, तो ऐसे तो कितने सारे सब्जी वाले, सबको यूज करना है. ये स्केल है, उसको सबको यूज करना है, तो वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल भी होना चाहिए. ऐसे यहाँ पे 8 पॉइंट दिए हैं. अगर ये क्वेश्चन आपको याद रखना तो आप कोई भी 4-5 पॉइंट भी याद रखो, इट्स मोर देन इनफ. और डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि ये क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स? गिव सम एग्जांपल्स. फिर से वही का वही क्वेश्चन बन गया. जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो 7 उसके यूनिट बन गए. बाकी की सभी क्वांटिटी डिराइव्ड है तो उसके यूनिट डिराइव्ड यूनिट बन गए. तो ये जो पहले 3 क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कोई ज्यादा इनपुट्स नहीं देना है. एक बार पढ़ लिया, एक बार लिख दिया, परफेक्ट, आपका काम हो गया. उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है. ओके, एक बार, पर वो अच्छी तरह से होना चाहिए. अगर एक बार भी आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो तो दैट इज योर मिस्टेक, दैट्स योर फॉल्ट. ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. वैसे इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, पर फिर से थोड़ा रिवीजन के फॉर्म में ले लेते हैं. बेसिकली ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. एक आता था FPS, जो यहाँ पे बताया हुआ है. FPS दैट वी कॉल्ड एज अ फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम. दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं CGS, यानी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम. और एक आता है जिसको हम कहते हैं MKS, यानी मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम. ओके, आई होप ये आपको क्लियर होता होगा. CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड का सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड का सिस्टम. उसके बाद SI जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनली जिसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है. ओके, उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. इतना डिटेल में ना जाए और सिर्फ इतना सोचे कि ज्यादातर यूज होता है MKS, यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड. ये समझा है तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में ज्यादा आसानी रहती है. जैसे कि मैं लेंथ कहता हूं सेंटीमीटर या तो मीटर, दोनों का यूनिट अलग अलग मैंने बोला, पर डायमेंशंस तो सिर्फ लेंथ का ही आया. मास की बात करूं, ग्राम हो चाहे किलोग्राम हो, पर क्वांटिटी तो मास ही आया. तो वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है. तो अगेन दैट फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर अ रीडिंग. रीडिंग वाले क्वेश्चंस को मैं प्रेफर करता हूँ एक बार पढ़कर एक बार लिख देने का, तो आपके दिमाग में वो परफेक्टली सेट हो जाता है. तो आपको पढ़ने में, और अगर उसमें से कुछ भी छोटा सा ही सही पर पूछा जाए तो आप इजीली उसको याद रख सकते हो. ओके, उसके बाद ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी, और इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद सीधा मैंने जंप किया डायमेंशनल फॉर्मूला की ओर. ओके, तो ये सभी के सभी, मतलब यहाँ तक के हमारे क्वेश्चंस हमने कर दिए थे. उसके बाद ये भी पॉइंट्स जो है वो मैं नया भी यहाँ पे ले लेता हूँ. जैसे कि ये शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, और यहाँ पे जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. ओके, यहाँ पे जो उसकी 10 की पावर है, 10 का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, 10 का पावर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं. मतलब 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9. जैसे आप लोगों को सबको पता है कि भाई मेरा फोन है तो उसका रैम कितने का है, उसका इंटरनल स्टोरेज कितने का है, तो वी यूज उसका रैम 2 GB का है. इंटरनल स्टोरेज उसमें भी एक परफेक्ट प्रॉपर प्रपोर्शन होता है. इफ यू नोटिस दैट, उसका प्रपोर्शन कैसा होता है? 1 GB, 2 GB, 3 GB नॉट अलाउड, देन 4 GB. ओके, उसके बाद 5 GB नॉट अलाउड, 6 GB नॉट अलाउड, 7 GB नॉट अलाउड, देन डायरेक्टली 8 GB. तो उसकी रीजंस, आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है उससे आप लोगों को पता है कि क्यों हम ऐसा कहते हैं, कि क्यों वही होता है 4 GB के बाद
सीधा सीधा 8 GB क्यों आता है 8 के बाद? ओके 8 GB के बाद आप देखने जाओ ना, तो अगर कोई ऐसा लॉजिक लगाता है कि 4 के बाद 8 आया तो 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 6 तक नहीं, 8 के बाद सीधा 16 GB आता है, 16 के बाद तो के 24 GB या तो 32 GB। तो वो नॉलेज जो है उसको हम कहते हैं बाइनरी नॉलेज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा कॉमन सेंस यूज करने का आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो देखिए, वैसे वो कंप्यूटर की बातें हैं इसलिए वो थोड़ी अपने हिसाब से काम करता है, हम यहाँ पे जनरल वे में लेना चाहते तो जनरल वे में वो चलेगा। जैसे कि मेगा आया, मेगा के बाद गीगा आया, जीबी जिसको आप कहते हैं, गीगा के बाद टेरा, तो क्या हाँ उसमें 12 GB भी आएगा। और मेमोरी कार्ड की अगर बात करें तो मेमोरी कार्ड में कभी कभार ऐसा आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो 8 GB या तो 16 GB। पेन ड्राइव की बात करें, आपके पास पेन ड्राइव हो तो पेन ड्राइव की अलग अलग वैल्यूज जो है वो होती रहती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, पर अपने को ये याद होना चाहिए दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द केमिस्ट्री पोर्शन। ओके, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये आता है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस बता देता हूं मेरी ओर से। जिसकी पावर पॉजिटिव है, जिसकी पावर पॉजिटिव है उसका ये सिंबल कैपिटल है। +3 किलो, +9 गीगा कैपिटल जी, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा कैपिटल उसके सिंबल्स। जिसकी पावर नेगेटिव है, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेम्टो एंड एटो, तो उन सब के सिंबल्स आप देख सकते हो स्मॉल लेटर्स में है। ओके, उसका थोड़ा रिपीटेशन करेंगे तो याद रह जाएगा। यहाँ पे एक और चीज बहुत कॉमन जो है ऑब्जर्वेशन से होती है, +3 भी है, -3 भी है, +6 है, -6 है, +9 -9, +12 -12, +15 -15, +18 -18। वैसे 21 भी होता है, उससे आगे भी होता है, पर हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ तक का रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेगा ओम, ये अपने 10th में पढ़ा था, तो मेगा यानी 10⁶, स्मॉल एम यानी मिली, के दैट इज अ किलो, म्यू दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, सो आई इंसिस्ट ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये 6 नंबर का क्वेश्चन, make a list of some commonly used practical units, how these units are related to the SI units। ये जो है ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा और हाँ इंफॉर्मेटिव भी है। उसमें से कुछ ऐसा है जो आप कहीं ना कहीं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में यूज कर चुके थे, जैसे कि यहाँ पे बताया है फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, माइक्रोन है। ओके, जो हम यूज कर चुके हैं। जैसे कि फर्मी, तो यहाँ पे भी फर्मी था। ओके, ये फेम्टो जो है उसको कभी कभार फर्मी भी कहा जा सकता है, 10⁻15। तो देखिए यहाँ पे 1 फर्मी दैट इज अ 10⁻15 मीटर, तो यहाँ पे 10⁻15 को हमने फेम्टो भी कहा था, तो फेम्टो भी कह सकते हो और फर्मी भी कह सकते हो। दैट्स अ स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस used or measuring a nuclear size, especially फर्मी है वो न्यूक्लियस की साइज के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट एंगस्ट्रॉम, इफ यू रिमेंबर इट, एंगस्ट्रॉम हमने देखा हुआ था वेवलेंथ के केस में। ओके, विजिबल लाइट का वेवलेंथ। और ये मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड में, आई थिंक आपने वेव्स चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर ये एंगस्ट्रॉम को हमने इंट्रोड्यूस किया था। 10th स्टैंडर्ड में भी शायद कोई जगह पे हो सकता है आपने पढ़ा हो। और एंगस्ट्रॉम का रिलेशन होता है 10⁻10 मीटर के साथ। दीज आर जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आप खुद भी पढ़ो ना तो भी पता चल जाए, वैसे बेसिक से पॉइंट है। नैनोमीटर क्या, माइक्रोन क्या, ओके, ये शायद नया हो सकता है आपके लिए, ये लाइट ईयर और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो उसके एक छोटा सा आइडिया हम दे देते हैं। व्हेन वी से लाइट ईयर, जैसे अभी शायद आप लोगों को पता हो, ओके, इफ यू आर अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन द एस्ट्रोफिजिक्स, तो यहाँ पे अभी आपको स्काई में सनराइज से पहले और सनसेट के बाद अभी कॉमेट जो है, ओके, एक टाइप का कॉमेट जो है वो अभी स्काई में देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। ओके, ऑलमोस्ट आज 12th या 13th जुलाई है, तो 15th या 17th जुलाई तक कॉमेट जो है वो देखा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जैसे ही खिड़की खोलोगे और कॉमेट आपके सामने आएगा। ओके, आपको टेरेस पे जाना पड़ेगा और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उस कॉमेट को देख सकते हैं। तो कॉमेट जो है वहां पे ऐसा बताया जाता है कि वो कितना दूर है,
तो कि कितना दूर है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अहमदाबाद से गांधीनगर तक का है या इतना किलोमीटर है। सो वो जो है वो लाइट ईयर में मेजर होता है, या तो बहुत ज्यादा उसका डिस्टेंस होता है। तो जब भी किसी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो वहां पे ऐसा समझा जाता है कि इसके लिए एक यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर। यानी लाइट ने एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। अब इसको कैसे समझेंगे? तो कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मोबाइल है और मोबाइल में मैंने आपके सामने फ्लैश लाइट ऑन किया। जैसे मैंने ये ऑफ किया, ऑन किया, द मोमेंट व्हेन आई ऑन, वो लाइट सीधा आपके तक पहुंच गया। पर इमेजिन करिए कि मैं आपसे दूर होता, दूर 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 दूर, बहुत दूर होता, और उस मोमेंट पे जैसे ये लाइट है वो बहुत दूर से शायद ना भी दिखे, बट इफ यू थिंक लेजर सोर्स, तो कि लेजर है वो एकदम पॉइंटेड होता है और दूर दूर तक आप देख सकते हो। तो उस केस में ऐसा समझा जाता है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट तो है, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर लाइट एक साल तक ट्रैवल करवाते तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता। तो इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, वैसे आपको पता तो हो गए होगा लाइट को ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बिकॉज सन और हमारे बीच में वैक्यूम ही है, फिर भी सनलाइट हमारे तक आता ही है। तो जो लाइट ने वैक्यूम के अंदर जो डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। तो आपके पास एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, अब चैप्टर 3 यहाँ पे काम में आ सकता है। आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसका लेना है, तो क्या लाइट का, 3 × 10⁸। टाइम किसका लेना है, तो क्या 1 ईयर। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन मैं बता दूं, 365.25 होना चाहिए। वैसे काफी लोगों को जस्ट क्लिक हो ही गया कि वाई आई टू पे 365.25, ताकि 365 इज अ 1 ईयर। Every 4 years, after every 4 years there is a one leap year, and leap year that is stand for one extra day, okay, 366 days। तो मैं यहाँ पे वो जो एक दिन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो एक दिन का 4 पार्ट में डिवाइड कर दो यानी 0.25 डे बना। तो 365.25 इट इज कंसिडर एज ओके, दैट इज कंसिडर एज ए, उसमें हमने 0.25 डे ऐड कर दिया। 24 आवर्स, 60 × 60, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, ओके, और उन सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वैल्यू मिला। इन सम केसेस इट्स बेटर टू रिमेंबर 9.467 10⁻15 मीटर। कोई कहता है कि सर ऐसा थोड़ी ना वैल्यू याद रहता है, तो ऐसा जस्ट मत याद रखो, ओके, काम आसान है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपके पास उसका सीधा सीधा आइडिया है। क्या आइडिया है, तो कि 365.25 इंटू 24 इंटू 3600 करो, कैलकुलेटर से सीधा वैल्यू मिल जाएगा। इफ यू आर सेइंग दैट कि सर वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, ओके, वो भी एक मजेदार कहानी होती है, सर हम सीबीएसई में होते हैं तो हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ओके। ज्यादातर देखा जाता है कि सीबीएसई या तो जो जेडबलई वाले हैं, नीट वाले हैं, दे इंसिस्ट सर हमारा ना वपराए, ओके। मान लो कोई जेडबल एस्पिरेंट है, उसका मेंस बहुत एक्सीलेंट गया, उसके बाद उसने एडवांस लिया, एडवांस एक्सीलेंट गया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया, उसने बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन लिया। डू यू नो दैट पहले मंथ में वो आईआईटी में जाकर क्या सीखेगा, हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओके। ऐसा ही होता है, पहले उसको सीख ही लेना पड़ता है हाउ टू यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ताकि वहां पे मैथ्स फिजिक्स हर जगह पे कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। और वहां पे आप ऐसे वो कैलकुलेट करो ना ओरल वाला, तो उसमें मजा नहीं आता है और वो होने भी नहीं वाला होता है, ओके। क्यों, तो कि भाई वहां जरूरत है कैलकुलेटर की, पर 11th-12th में क्यों मना करते हैं, तो कि पता नहीं, ओके। हमारे यहाँ पे ऐसा ही चलता रहता है। पर जहां जहां पे ऐसी कोई टिपिकल कैलकुलेशंस हो तो वहां पे अपने को अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना पड़ता है। जैसे कि आपको विदाउट कैलकुलेटर करना हो तो ये 0.25 वाला किस्सा है ना, उसको साइड में रख दो, 365 ले लो। क्यों, तो कि 365 ले लो ना तो भी इस नंबर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम,
ओके और यही फिजिक्स का भी फंडा है और बहुत ही काम का है, जो इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ वैल्यू ले लेना। जैसे राउंड ऑफ वैल्यू हम हर वक्त फेस करते हैं कोई मॉल वगैरह में। ओके काफी टाइम पहले शायद आप जाते होंगे तो शायद आपने फेस किया होगा। मॉल से कोई भी चीज लेने जाते हो ना, तो जनरली उसका प्राइसिंग देखा है कभी? 99, 199, 1299, 1399। क्यों ऐसा रखते हैं? व्हाट इज द पर्पस? ओके उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट तो वो तो अलग ही है। साइकोलॉजिकल पर्पस, हमें वो 1399 कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि वो 1400 है। जैसे 999 कभी हम सोच नहीं पाते कि वो 1000 है। साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि इट्स लेस देन 1000। कितना डिफरेंस है? 1 ही रुपीस का डिफरेंस है। अगर आपने 99 है, 999 है और आपने उसको 1000 रुपए दिए, तो वो आपको 1 रुपया वापस नहीं करता है। बिकॉज वी कंसिडर इट 999 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1000। ओके तो वहां पे हमने 999 का इक्विवेलेंट क्या ले लिया? 1000 ले लिया। तो वो भी फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम सिंपल सा ये समझाते हैं कि आप कोई नजदीक वाली वैल्यू है वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइट ईयर है, अगर 9.467 नहीं याद रहता है तो यू कैन टेक 9.5, इट इज परफेक्टली फाइन। अपने को याद रहे वो जरूरी है। याद नहीं रखना है तो कैलकुलेशंस कर लो, 365 इंटू 24 इंटू 3600, तो भी आपके हाथ में है। पर याद हो वो जरूरी है, वैल्यू कैसे आता है वो जरूरी है। उसके बाद ये एक मजेदार है, लाइट ईयर इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार्स। वैसे ये एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत मजे की चीज होती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, देयर इज ए मास ऑफ सन 3 इंटू 2 इंटू 10 to 30 kg। कैसे मेजर किया? ऐसे वो ऐसा वो झूला लेकर गए, एक साइड सन रखा, एक साइड वो वेट रखते गए। 10-15 साइंटिस्ट गए थे, रात को गए थे। कोई तो ऐसा भी सोच लेता है और ऐसे बोलते तो भूल जाता है कि भाई सन है, रात को जाओ दिन को जाओ क्या फर्क पड़ता है। तो कैसे मेजर किया होगा? तो एट दिस मोमेंट इट्स ओके, रिलैक्स, अपने को बता दिया वैल्यू है ओके, रिलैक्स। ओके यहाँ से सन तक का डिस्टेंस ये है। ओके कैसे मेजर होता है? तो एक हल्का सा आइडिया दिया जाएगा। ओके दैट वी कॉल्ड एज अ पैरेलैक्स मेथड। तो उस मेथड को कैसे समझना है उसके ऊपर फोकस करिए। ओके देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें अभी इस लेवल पे आप बहुत ज्यादा इनपुट्स दोगे तो खाली फोकट में दिमाग कंफ्यूज होगा और आप मेन स्ट्रीम से साइड की स्ट्रीम में चले जाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो डेटा दिया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा याद रखने का ट्राई करो। जहां समझने की जरूरत हो वहीं पे समझने पे फोकस किया करो। ठीक है जैसे कि यहाँ पे बताया 1 AU दैट वी कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया है जैसे कि 1.496 10⁻11 मीटर। वैसे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। अगर ये 3 पावर इसको भी दे दूँ तो ऑलमोस्ट 1496 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। और ये भी बहुत ही ज्यादा ही माना जाता है। मतलब ये वैल्यू भी कोई छोटी वैल्यू तो नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता कैसे है। तो यहाँ पे बताया है इट इज अ मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। Why they use word mean difference or a mean distance? Okay, exactly we consider sun is a gaseous sphere। एग्जैक्ट सरफेस टू सरफेस की वैसे कहूँ कहाँ जरूरत है भाई। ओके बट एक मीन डिस्टेंस, एक एटलीस्ट या आइडिया होना चाहिए कि यहाँ तक सन है और अर्थ से इतना ये डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को यहाँ पे दिया वैल्यू लिया गया है 1.496 10⁻11 मीटर। और ये आपको मिल सकता है पैरेलैक्स मेथड से, वो जो यहाँ पे निकालने का ट्राई किया। ये भी एक काम की डेफिनेशन है दैट वी कॉल्ड एज अ पैरालैक्टिक सेकंड। इसको भी आप समझिएगा। ओके तो देखिए ये जो पार्सेक है वो पार्सेक एक समझने वाला पॉइंट है और उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला वैसे मैं पहले बता चुका था जिसको हम कहते हैं एंगल का फॉर्मूला। इस एंगल के फॉर्मूला को आप जानते थे थोड़े अलग नाम से जिसको आप कहते थे स्मॉल आर्क का फॉर्मूला।
स्मॉल आर्क का फॉर्मूला आप कुछ ऐसा कहते थे, पाई आर थीटा बाय 180। वही का वही फॉर्मूला यहाँ पे थोड़े अलग वे से बताया गया है, जिसमें हम स्मॉल आर्क की बजाय हम थीटा का फॉर्मूला लेते हैं और उसके हिसाब से थीटा का फॉर्मूला हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल। तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आपका आर्क का फॉर्मूला बन जाएगा एंगल इंटू रेडियस। अब आप कहोगे कि आर्क इक्वल्स टू पाई आर थीटा बाय 180, यानी पाई आर थीटा बाय 180। तो हमारे फॉर्मूला में ये पाई बाय 180 मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो पाई बाय 180 कहाँ से आया, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें, तो कि वहां पे आप उस आर्क को पहले से ही रेडियन में लेते थे। यहाँ पे जो एंगल इक्वल टू आर्क अपन रेडियस है, वो एंगल जनरली डिग्री में लिया जाता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहीं पे कोई सर्कल बनाता हूँ ना, तो आप लोगों को पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री, आधा सर्कल 180 डिग्री, आधे का भी आधा, दैट इज कॉल्ड एज 90 डिग्री। ऐसा सोचिए, एक 90 है, उसके बाजू में दूसरा एक 90 लगा दिया, तो दैट इज ए हाफ आर्क, हाफ सर्कल। तो 90 प्लस 90 दैट इज 180। ये साइड वाला था, उसके साथ एक और 90 अगर मैं जोड़ दूं तो वो हो जाता है 270, और 270 प्लस 90 दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, वो डिग्री में होता है। अब डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये उसका कन्वर्जन है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो जो आपने समझा था। अभी के लिए पहले मैं आपको समझा दूं कि एंगल अगर आर्क अपॉन रेडियस है तो आर्क बन जाता है एंगल अपॉन, मतलब आर्क अपॉन थीटा, आर दैट्स द रेडियस। तो पारसेक उसका मतलब क्या लेना है, वो ये फिगर आप देखोगे ना तो फिगर से पूरा पता चल जाएगा और कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसे, तो क्या देखिए, अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस, मतलब हम यहाँ है, सन यहाँ है, एक डिस्टेंस है जिसको हमने कहा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्या, तो कि अर्थ से मैंने कोई एक स्ट्रेट डिस्टेंस ऑब्जर्व किया और सन से मान लो भी एक कोई एक रे निकलता, दोनों कोई एक जगह पे एक बहुत छोटा सा एंगल बनाते, और वो बहुत छोटे से एंगल को क्या नाम दिया जाता है, तो कि जब ऐसा हो, उसके ऊपर ऐसे दो लाइन हो, तो उसको कहते हैं 1 सेकंड का एंगल। अब ये समझिएगा, ध्यान से समझा रहा हूं। आपके घर में घड़ी है, ओके, क्लॉक, उसके हैंड्स सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हैं। एक सर्कल कंप्लीट किया, मतलब आप कहते हो 360 डिग्री। ओके, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे 1 डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे उसका नाम दिया है 60 मिनट। पर यहाँ पे ये जो 60 मिनट लिखा है वो एंगल के टर्म में समझना है, ना कि टाइम के टर्म में समझना है। यूनिट का नाम सेम है, पर घर पे जो होता है वो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स बोलते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बहुत ही छोटा होता है। इफ यू कैन इमेजिन दैट 90 डिग्री ये है, उसका 90th पार्ट ले लो, दैट्स 1 डिग्री। उसकी भी 60 पार्ट्स करो ना, तो एक पार्ट को कहा जाता है 1 मिनट। और ऐसी 1 मिनट एंगल को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसको कहा जाता है 60 सेकंड। यहाँ पे मिनट और सेकंड जो बताए गए हैं वो एंगल के यूनिट्स है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू टाइम यूनिट्स। ओके, ऐसा रखना है आपको दिमाग में, उसके हिसाब से देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे समझनी चाहिए आपको कि 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब ये पूरा कन्वर्जन लिख रहा हूं, अच्छी तरह से लिखिएगा, एंड इफ इट्स पॉसिबल तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। जैसे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, बट विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 60 मिनट, राइट? तो 60 मिनट इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हुआ। अब ये 60 मिनट है, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 1 इंटू 60, यानी अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, यानी इसका 60th पार्ट,
तो इसको मैं 1 मिनट का वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 मिनट इक्वल्स मैं कह सकता हूँ पाई बाय 180 इंटू 60 और वो बन गया रेडियन में, बिकॉज 60 मिनट अगर पाई बाय 180 है तो 1 मिनट मतलब 60 से डिवाइड कर दो। अब एक और चीज, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स भी तो होता है, तो ये पूरा का पूरा रेडियन 1 मिनट के लिए है और 60 सेकंड्स के लिए भी तो यही बना। अगर मैं 1 सेकंड्स के लिए रेडियन निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, तो कि पाई बाय 180 इंटू 60 ऑलरेडी था, ये ऊपर से नीचे लिया, और यहां से मुझे 1 सेकंड चाहिए तो मुझे और 60 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, 1 सेकंड में। तो ये आप पूरा का पूरा मेरे साथ साथ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ देखता 1 सेकंड का एंगल बनता, तो 1 सेकंड का जो एंगल बन रहा है और 1 सेकंड को 1/3600 पाई बाय 180 यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऊपर बता दिया था, उसको कैलकुलेट करते हुए हमें ये आंसर मिला। अब ये जो आंसर था उसको यहाँ पे 1 पारसेक ऐसा बताया, और इसी मीटर को अगर मुझे लाइट ईयर में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपके पास लाइट ईयर का भी वैल्यू है कितना मीटर, यहाँ पे पारसेक का भी वैल्यू है कितना मीटर, तो पारसेक और लाइट ईयर का कॉम्बिनेशन, यानी उसको आप थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो पता चल जाता है कि आप पारसेक को कैसे लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिख लीजिए, या तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको लिखना है। ठीक है, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है इसलिए इंसिस्ट करता हूँ कि आपको ये लिख लेना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद का जो मेजरिंग एरियाज जो है, बाण है, एकड़ है, हेक्टाकर है, ये सभी के सभी एक बार लिखने वाले क्वेश्चंस है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये जो भी मटेरियल है, ओके, वैसे आज मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा है ना, सोलर डे, सेडिरियल डे, सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, ये सभी के सभी पॉइंट्स एक बार सबको लिख लेने हैं। इसमें समझने जैसा कम और याद रखने जैसा भी कम है। ओके, रेयर में ही कोई है वो पूछा जा सकता है, पर एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है ऊपर से लेकर मतलब 1 to 6 क्वेश्चन। ओके, 1 to 6 क्वेश्चन आपको एक बार लिखकर हमें सबमिट करने हैं, और अभी जैसे लेक्चर खत्म होने के बाद आपको वो मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। ओके, पर अभी जो मैं मटेरियल भेज रहा हूँ अभी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही भेज रहा हूँ, तो अभी उसकी प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा। विद इन 1 or 2 डेज आपको पूरा का पूरा नया मटेरियल है वो मैं सेंड करूंगा, उसकी आप प्रिंट आउट है वो निकलवाइएगा। ठीक है, तो 1 to 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क मैं यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 1 to 6 और वो भी 1 टाइम। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ तक हम है वो रखते हैं। ठीक है।